उसे सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि अपना सिर अपने साथ नहीं ले गया था, वरना परिणाम अत्यंत गंभीर होते। अब तो उसने उन अशिष्ट अमेरिकनों को डराने का भी विचार त्याग दिया, लेकिन वह अपने नियमानुसार गलियारे में घूमता जरूर था। अपने पैरों में वह पतले स्लीपर पहनता और तेज हवा से बचने के लिए गले में मोटा लाल गुलूबंद लपेटे रहता। जुड़वा भाइयों के किसी संभावित हमले से अपनी रक्षा के लिए वह पुराने जमाने की एक छोटी पिस्तौल भी साथ रखता। 19 सितंबर को उस पर अंतिम हमला हुआ। वह उस दिन को पूरी तरह निरापद समझ सीढ़ियों से उतरकर बड़े हॉल की तरफ गया था। वह अब कैंटरविले परिवार के पारिवारिक चित्रों का स्थान पाए अमेरिकी राजदूत और उनकी पत्नी के बड़े फोटो पर व्यंग्य भरी टिप्पणी करके अपना दिल बहला रहा था। वह एक लंबा साफ सुथरा कफन सलीके से पहने हुए था जिस पर कब्रिस्तान की मिट्टी के धब्बे थे। उसने पीले लिनन की पट्टी अपने जबड़े पर बांधी हुई थी। वह एक लालटेन और कब्र खोदने वाली कुदाल लिए था। असल में वह चाट से बखार के मुर्दाखसोट के वेश में था। यह उसके बहुत उत्कृष्ट छद्मवेशों में से एक था जिसे कैंटरविले कभी भूले न होंगे, क्योंकि यह उनके पड़ोसी लॉर्ड रुफोर्ड से उनके झगड़े का असली कारण था। रात के 2:15 बजे थे। वह निश्चिंत था कि इस वक्त कोई हिल भी नहीं रहा होगा। यह देखने के लिए कि क्या खून के धब्बों के कुछ निशान बचे हैं, वह लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक अंधेरे कोने से अचानक 2 काली आकृतियां उस पर झपट पड़ी। वे अपनी बाहें अपने सिरों के ऊपर लहरा रही थीं। वे उसके कानों में जोर से बूहू चिल्लाई। जैसा कि इन परिस्थितियों में नितांत स्वाभाविक था, बुरी तरह संत्रस्त होकर वह सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन वहां वॉशिंगटन ओटिस एक बड़ा सिंचाई वाला फव्वारा लिए उसका इंतजार कर रहा था। अपने शत्रुओं से ऐसे चारों तरफ घिरे और इस तरह खदेड़े जाने पर वह लोहे की सलाखों वाली बड़ी अंगीठी में गायब हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अंगीठी तब जल नहीं रही थी। वह सलाखों के बीच से होकर चिमनी से होता हुआ धूल, हड़बड़ी और निराशा से भरा अपने कमरे तक पहुंच गया। इस घटना के बाद वह फिर कभी रात्रि अभियान पर नहीं देखा गया। कई मौकों पर जुड़वा भाई उसके इंतजार में रहे। उन्होंने अपने माता पिता और नौकरों को नाराज करते हुए रास्ते में काष्ठफलों के छिलके भी फैलाए, लेकिन यह सब व्यर्थ गया। जाहिर था कि उसकी भावनाओं को ऐसी ठेस लगी थी कि वह अब प्रकट नहीं हो रहा था। श्री ओटिस ने कई वर्षों से शुरू किया हुआ अपना रिपब्लिकन पार्टी का इतिहास लिखने का काम फिर से आरंभ कर दिया। श्रीमती ओटिस ने एक सामूहिक भोज का आयोजन किया, जिसका आनंद सबने लिया। लड़के अपने गेंद बल्ले के खेल और ताश के युक्रे और पोकर जैसे खेलों और दूसरे अमेरिकी राष्ट्रीय खेलों में मस्त हो गए। वर्जीनिया कैंटरविले में अपनी छुट्टियों का अंतिम सप्ताह बिताने आए युवा ड्यूक ऑफ चेशायर के साथ अपने खच्चर पर छोटी सड़कों पर घुड़सवारी करती रही। आम तौर पर यह मान लिया गया कि भूत चला गया है। असल में श्री ओटिस ने लॉर्ड कैंटरविले को इस आशय का एक पत्र भी लिख दिया था, जिसके उत्तर में उन्होंने इस समाचार पर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजदूत और उनकी योग्य पत्नी को बधाई भी दी। लेकिन ओटिस परिवार धोखे में था, क्योंकि भूत अभी भी घर में था। पर अब वह लगभग अपाहिज सा हो गया था। उसने तय किया था कि अब मामले को जहां का तहां रहने देगा। तभी उसने सुना कि युवा ड्यूक ऑफ चेशायर उनके यहाँ मेहमान है। उसके दादा के भाई लॉर्ड फ्रांसिस स्टिल्टन ने कर्नल कार्बरी से एक बार 100 गिन्नियों की शर्त लगाई थी कि वह भूत के साथ पासे का खेल खेलेंगे। अगली सुबह उनको कार्डरूम के फर्श पर लकवे से पीड़ित असहाय अवस्था में पाया गया। वैसे तो वह उसके बाद लंबी उम्र तक जीवित रहे, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता था, 2 छिक्के। यह कहानी उस समय भी सबको पता थी, लेकिन दोनों कुलीन परिवारों के सम्मान की खातिर इसका कभी जिक्र नहीं किया जाता था। इसका विस्तृत उल्लेख लॉर्ड टेले के संस्मरणों में था।
इसलिए भूत यह दिखाने के लिए बेताब था कि उसका स्टिल्टन परिवार पर अब भी प्रभाव है। उसका खुद का भी उनसे दूर का रिश्ता था। उसकी अपनी रिश्ते की बहन का विवाह इस परिवार के ड्यूक से हुआ था, जिसका की वंशज युवा ड्यूक ऑफ चेशायर था। आठ उसने वर्जीनिया के इस युवा प्रेमी के सामने भूत साधु के रूप में प्रकट होने की योजना बना डाली। इसका ऐसा जबरदस्त प्रभाव था कि 1764 में वृद्ध लेडी स्टार्टअप नए साल की पूर्व संध्या को उसे इस वेश में देखने के बाद बुरी तरह चीखी चिल्लाई थी और उसे रक्ताघात का ऐसा दौरा पड़ा था कि 3 दिन के अंदर ही चल बसी। मरने से पहले उसने अपने निकटतम संबंधी कैंटरविले परिवार को बेदखल करते हुए अपनी सारी दौलत लंदन के अपने अत्तार के नाम कर दी, लेकिन आखिरी मौके पर जुड़वा भाइयों की दहशत ने उसे अपना कमरा छोड़ने से रोक दिया और छोटा ड्यूक राजसी शयन कक्ष में शानदार बिताने वाले पलंग पर वर्जीनिया के सपने देखते हुए चैन की नींद सोया। इसके कुछ ही दिन बाद वर्जीनिया और उसका घुंघराले बालों वाला बाका घुड़सवार ब्रोकले के मैदानों में घुड़सवारी करने निकले। वहां एक झाड़ी पार करते हुए वर्जीनिया का लिबास फट गया। घर लौटने पर कोई देख न ले, इस इरादे से वह पिछली सीढ़ियों से ऊपर आई। जब वह दीवारदरी वाले कमरे के सामने से गुजरी तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। उसे ऐसा लगा कि कोई अंदर है। उसने सोचा कि वह उसकी माँ की नौकरानी होगी, जो कभी कभार कोई काम लेकर उधर आ जाया करती थी। उसने सोचा कि उसे बुलाकर अपने फटे लिबास की मरम्मत करने को कह दूं। उसे यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि वहां कैंटरविले का भूत था। वह खिड़की में बैठा पेड़ों के सुनहरेपन को हवा में उड़कर बिखरते देख रहा था। पत्तियां अपने उन्माद में नाचती हुई लंबे पथमार्ग पर झड़ रही थीं। उसका सिर उसकी हथेली पर टिका हुआ था। उसका सारा अस्तित्व निराशा में डूबा हुआ था। इतना एकाकी और जीर्णशीर्ण लग रहा था कि नन्ही वर्जीनिया, जिसका पहले भागकर अपने कमरे में जाने का इरादा था, सहानुभूति से भर उठी। उसने उसे सांत्वना देने का प्रयास करने का मन बना लिया। वह इतनी आहिस्ता से चली और उसकी उदासी इतनी गहरी थी कि जब तक वह उससे बोली नहीं, उसे लड़की के आने का पता ही न चला। मुझे आपके लिए बहुत खेद है, उसने कहा, लेकिन मेरे भाई कल ईटन जा रहे हैं। अगर आप अच्छा व्यवहार करें तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। मुझसे सद्व्यवहार की बात करना बेतुका है, भूत ने उस प्यारी सी नन्ही बालिका की तरफ देखते हुए कहा, जिसने उससे बात करने का साहस किया था। बिल्कुल बेतुका है, वह आगे बोला, मुझे अपनी जंजीरें खड़खड़ानी ही होंगी और चाबी के सुराखों से कराहना ही होगा। रात को टहलना ही होगा। अगर तुम्हारा मतलब इनसे है। मेरे बने रहने का यही एकमात्र कारण है। यह अस्तित्व के लिए कोई कारण नहीं। आपको पता है कि आप बहुत बुरे हैं। श्रीमती ओमने ने हमें पहले दिन ही बताया था कि आपने अपनी पत्नी की हत्या की थी। हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, भूत चिड़चिड़ेपन से बोला, पर यह तो हमारे परिवार का निजी मामला था, जिसका किसी से कोई वास्ता नहीं। किसी की भी हत्या करना बहुत गलत है। नन्ही वर्जीनिया अपने किसी पूर्वज से विरासत में मिली मिठास के साथ बोली। मैं इस तरह की सस्ती नैतिकता वाली बातों से नफरत करता हूँ। मेरी पत्नी बहुत साधारण थी। मेरे कालरों को कभी ठीक से कलफ नहीं करवाती थी। उसे पाक कला का तनिक भी ज्ञान नहीं था। मैंने एक शानदार हिरन का शिकार किया था। तुम जानती हो उसने उसे किस हॉल में खाने की मेज पर भेजा। खैर छोड़ो, अब इसका क्या महत्व है। अब तो सब खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल में उसके भाइयों ने जिस तरह मुझे भूखा रखकर मारा, वह कोई अच्छी बात नहीं थी, हालांकि मैंने उसकी हत्या की थी। आपको भूखों मारा? आह मेरे भूत, मेरा मतलब है सर साइमन, क्या आप भूखे हैं? मेरे पास एक सैंडविच है।
क्या आप खाना पसंद करेंगे? नहीं, धन्यवाद। अब मैं कुछ नहीं खाता, लेकिन यह तुम्हारी बहुत कृपालुता है। और तुम अपने भयावह, अशिष्ट, असभ्य, बेईमान परिवार से बहुत भिन्न हो। बस करो, वर्जीनिया अपना पैर पटकते हुए बोली, वह आप हैं जो अशिष्ट, भयावह और असभ्य हैं। जहां तक बेईमानी का सवाल है, आपने ही मेरे पेंट बॉक्स से लाइब्रेरी के फर्श पर वे खून के बेहुदा धब्बे बनाने के लिए पेंट चुराए थे। पहले आपने सिंदूरी समेत मेरे सभी लाल रंग ले लिए। मैं सूर्यास्त के चित्र भी नहीं बना पाई। उसके बाद आपने पन्ने जैसा हरा और बसंती पीला ले लिया। अंत में मेरे पास नीला और चीनी सफेद ही बचा रह गया। इनसे मैं सिर्फ चांदनी के दृश्य ही बना सकी। ये तो देखने में हमेशा उदास करने वाले और बनाने में कठिन होते हैं। मैंने कभी किसी को आपकी यह बात नहीं बताई, लेकिन यह सारी बात एकदम वाहियात थी। क्या किसी ने कभी हरे रंग का खून भी सुना है? असल में भूत जरा दबी जबान से बोला, मैं करता भी क्या? आज के जमाने में असली खून पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस पर तुम्हारे भाई ने पैरागॉन डिटर्जेंट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फिर मुझे लगा कि तुम्हारे रंग क्यों न लूं? जहां तक रंग का सवाल है, यह तो हमेशा पसंद का मामला होता है। मसलन कैंटरविले परिवार की रगों में तो हमेशा से नीला, सामंती के लिए अंग्रेजी मुहावरा, खून ही दौड़ता रहा है। इंग्लैंड भर में सबसे ज्यादा नीला। पर मैं जानता हूं कि तुम अमेरिकन इन बातों की परवाह नहीं करते। इस बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि उत्प्रवास करें और अपने मस्तिष्क का परिष्कार करें। मेरे पिता आपको खुशी से यात्रा का खर्च दे देंगे। हालांकि हर तरह की स्पिरिट पर बहुत ज्यादा सीमा शुल्क लगता है, लेकिन सीमा शुल्क विभाग में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वहां के सभी अधिकारी डेमोक्रेट हैं। एक बार आप न्यूयॉर्क पहुंच जाएं, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप वहां बहुत सफल रहेंगे। मैं बहुत से लोगों को जानती हूं, जो एक दादा के लिए $1,00,000 तक दे देंगे। और पारिवारिक भूत के लिए तो उससे भी कहीं ज्यादा देने को तैयार हो जाएंगे। मेरे ख्याल में मैं अमेरिका पसंद नहीं करूंगा। शायद इसलिए कि हमारे यहाँ खंडहर और विचित्र चीजें नहीं हैं, वर्जीनिया ने व्यंग्य किया। खंडहर और विचित्रता न सही, तुम्हारी नौसेना और आचरण तो है। शुभ संध्या। मैं पापा से कहूंगी कि जुड़वा भाइयों को 1 हफ्ते की और छुट्टी दे दें। मिस वर्जीनिया, मत जाओ, वह बोला, मैं बहुत अकेला और उदास हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैं सोना चाहता हूं, लेकिन नींद नहीं आती। कैसी बेतुकी बात है। इसके लिए तो आपको सिर्फ बिस्तर पर लेटकर मोमबत्ती बुझानी होती है। अलबत्ता कई बार जागते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर गिरजाघर में, लेकिन सोने में तो कोई कठिनाई नहीं होती। यहाँ तक कि शिशु भी जानते हैं कि कैसे सोया जाता है, जबकि वे बहुत चतुर नहीं होते। मैं पिछले 300 साल से नहीं सोया हूँ, उसने उदासी से कहा, तो वर्जीनिया की सुंदर नीली आंखें हैरानी से फैल गई। 300 सालों से मैं सोया नहीं, और मैं कितना थक गया हूँ। वर्जीनिया बहुत गंभीर हो गई। उसके नन्हे होंठ गुलाब की पत्ती की तरह कांप उठे। वह उसके पास सरक आई और उसके सामने थोड़ा झुककर उसके मुरझाए चेहरे को गौर से देखा। बेचारे बेचारे भूत, वह बुदबुदाई, क्या आपके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं? दूर देवदार के जंगल से परे, वह धीमी सपनीली आवाज में बोला, एक छोटा सा बगीचा है। वहां लंबी घनी घास उगती है। वहां सितारों जैसे सफेद फूल खिलते हैं। वहां बुलबुल रात भर गाती है और ठंडा बिल्लौरी चांद नीचे देखता है। वहां सदाबहार पेड़ सोने वालों पर अपनी लंबी बाहें फैला देते हैं।
वर्जीनिया की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। अपना चेहरा हाथों में छिपाकर फुसफुसाई, अब का मतलब मौत के बगीचे से है। हाँ, मौत। मौत कितनी सुंदर होती है। नरम भूरी मिट्टी में सो जाना, घास सिर पर अपनी बुनती बुनते रहते हैं और आप शांति को सुनते हैं। वहां कोई बीता हुआ कल है, न आने वाला कल। वहां आप समय को भूल जाते हैं, जीवन को भूल जाते हैं। वहां शांत हो जाते हैं। तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम मेरे लिए मृत्यु के घर के द्वार खोल सकती हो, क्योंकि तुम्हारे निकट सदा प्यार रहता है और प्यार मृत्यु से अधिक शक्तिशाली होता है। वर्जीनिया कांप उठी। एक ठंडी झुरझुरी उसके सारे शरीर में दौड़ गई। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। उसे लगा जैसे कोई डरावना सपना देख रही है। उसके बाद फिर भूत बोला। उसकी आवाज हवा की सरसराहट की सी थी। क्या तुमने कभी लाइब्रेरी की खिड़की पर लिखी पुरानी भविष्यवाणी पढ़ी है? हाँ, अक्सर। नन्ही बालिका सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वह अजीब से मोटे अक्षरों में लिखी है, जिनको पढ़ना मुश्किल है। उसमें केवल 6 लाइनें हैं। जब एक सुनहरी बालिका पाप के होठों को प्रार्थना के लिए राजी कर ले, जब ठूंठ बादाम फल उठे और छोटी बच्ची आंसू ढारे, जब सारा घर निस्तब्ध हो, तब कैंटरविले में शांति स्थापित होगी। लेकिन इनका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। इनका अर्थ है, वह उदासी से बोला, कि तुम मेरे पापों के लिए आंसू बहाओ, क्योंकि मेरे पास आंसू नहीं हैं। मेरे साथ मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मुझ में आस्था नहीं। उसके बाद अगर तुम हमेशा बहुत अच्छी, भली और सौम्य रही हो तो मृत्यु का फरिश्ता मुझ पर दया करेगा। तुम्हें अंधेरे में डरावनी आकृतियां दिखाई देंगी। दुष्ट आवाजें तुम्हारे कानों में फुसफुसाएंगी, लेकिन वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि एक नन्ही बच्ची की पवित्रता से नरक की ताकतें जीत नहीं सकती। वर्जीनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। भूत ने उसके झुके हुए सुनहरे सिर की तरफ हताश भावना से देखकर अपने पंजे हिलाए। अचानक वह तनकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब तरह की चमक थी। मैं नहीं डरती, वह दृढ़ता से बोली। मैं फरिश्ते से आप पर दया करने की प्रार्थना करूंगी। वह अपनी जगह से उठा। उसके मुंह से खुशी की एक हल्की चीख निकल गई। उसने झुककर उसका हाथ पकड़ा और पुराने परंपरागत अंदाज में उसे चूम लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसके होंठ अंगारों की तरह दहक रहे थे, लेकिन वर्जीनिया तनिक भी विचलित नहीं हुई जब वह उसे धूल भरे कमरे की तरफ ले चला। फीकी पड़ चुकी दीवारदरी पर शिकारियों के चित्र कढ़े हुए थे। उन्होंने अपनी तुरही बजाकर अपने हाथों के इशारे से उसे चले जाने को कहा। नन्ही वर्जीनिया, लौट जाओ, वह चीखे, लौट जाओ, लेकिन भूत ने उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। उसने उनकी तरफ से अपनी आंखें मूंद लीं। गिरगिट जैसी पूंछों और बड़ी गोल आंखों वाले भयानक जंतु नक्काशीदार चिमनी से उसकी तरफ आंखें मटका रहे थे। वह बुदबुदाए, वर्जीनिया, सावधान। हम शायद ही तुम्हें फिर कभी देख पाए। भूत और भी तेजी से आगे बढ़ता गया और वर्जीनिया ने भी उनकी एक न सुनी। कमरे के अंत में आकर वह रुक गया। वह कुछ शब्द बुदबुदाया, जिनको वह समझी नहीं। उसने आंखें खोली तो देखा कि दीवार आहिस्ता से कोहरे की तरह गायब हो रही थी। उसके सामने एक बड़ी काली गुफा थी। उन दोनों को ठंडी हवा के झोंके लग रहे थे। किसी ने उसकी पोशाक को जैसे खींचा। जल्दी करो, भूत बोला। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जरा देर में उनके पीछे तख्तबंदी बंद हो गई और कमरा खाली था।
उसके कोई 10 मिनट बाद चाय की घंटी बजी। जब वर्जीनिया नीचे नहीं आई तो श्रीमती ओटिस ने एक नौकर को उसे बुलाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद उसने आकर बताया कि उसे मिस वर्जीनिया कहीं नहीं मिली। उसे शाम को रात्रि भोज की मेज के फूलों के लिए बाग में जाने की आदत थी। इसलिए पहले तो श्रीमती ओटिस ने कोई चिंता नहीं की, लेकिन जब 6 बज गए और वर्जीनिया तब भी नहीं आई तो वह परेशान हो उठी। उन्होंने लड़कों को बाहर जाकर उसे खोजने को कहा। इस बीच उन्होंने और श्री ओटिस ने घर का हर कमरा छान मारा। 6:30 बजे लौटकर लड़कों ने खबर दी कि उनको उनकी बहन कहीं नहीं मिली। वे सब अब बहुत परेशान थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अचानक श्री ओटिस को याद आया कि कुछ दिन पहले उन्होंने जिप्सियों के एक दल को बगीचे में ठहरने की अनुमति दी थी। वह तुरंत अपने सबसे बड़े बेटे और 2 सेवकों के साथ बैकफल हलो के लिए रवाना हो गए, जहां वे तंबू गाड़े हुए थे। छोटे ड्यूक ऑफ चेशायर ने, जो बहुत उत्तेजित था, साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन श्री ओटिस ने अनुमति नहीं दी क्योंकि उनको वहां झगड़ा होने का अंदेशा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जिप्सी तो जा चुके हैं। यह साफ जाहिर था कि वे अचानक ही रवाना हुए थे, क्योंकि अभी भी वहां आग सुलग रही थी। घास पर कुछ प्लेटें भी पड़ी थीं। वॉशिंगटन और अपने दोनों आदमियों को पूरा इलाका छान मारने का आदेश देकर वह घर की तरफ भागे। वहां आकर उन्होंने जिले के सभी पुलिस इंस्पेक्टरों को तार भेजे कि वे बंजारों या जिप्सियों द्वारा अपहरण की गई एक छोटी बालिका की तलाश करें। इसके बाद उन्होंने अपना घोड़ा लाने का आदेश दिया और अपनी पत्नी व दोनों बच्चों से रात का भोजन करने का आग्रह करने के बाद एक साइज के साथ एस्कॉर्ट रोड की तरफ चल पड़े। वह अभी कुछ मील ही गए थे कि उन्होंने किसी को अपने पीछे घोड़े पर सरपट आते देखा। मुड़कर देखा तो छोटा ड्यूक अपने खच्चर पर सवार चला आ रहा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और उसके सिर पर हैट नहीं था। मुझे खेद है श्री ओटिस, वह बोला, लेकिन जब तक वर्जीनिया गुम है, मैं भोजन नहीं कर सकता। कृपया मुझसे नाराज न हो। अगर आप पिछले साल हमारी सगाई कर देते तो आज यह आफत न आती। आप मुझे वापस नहीं भेजेंगे? क्यों भेजेंगे? मैं वापस नहीं जाऊंगा। राजदूत उस खूबसूरत किशोर की करतूत पर मुस्कुराए बिना न रह सके। वर्जीनिया के प्रति उसके लगाव से वे प्रभावित भी हुए। आठ अपने घोड़े से थोड़ा झुककर उन्होंने प्यार से उसका कंधा थपथपाया और बोले, ठीक है सिसिल, जब तुम वापस नहीं जाना चाहते तो फिर मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन एस्कार्ट पहुंचने पर मैं तुम्हें एक हैट जरूर लेकर दूंगा। आप हैट की चिंता न करें। मुझे वर्जीनिया चाहिए, छोटे ड्यूक ने कहा और वे रेलवे स्टेशन की तरफ तेज चाल से चल पड़े। वहां श्री ओटिस ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या किसी ने वर्जीनिया जैसी दिखने वाली लड़की को प्लेटफॉर्म पर देखा है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। स्टेशन मास्टर ने आगे और पीछे के स्टेशनों पर तार दे दिए और राजदूत को आश्वासन दिया कि लड़की की तलाश के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी। फिर उन्होंने अपनी दुकान बंद करते हुए एक बजाज से छोटे ड्यूक के लिए एक हैट खरीदा और उसके बाद बक्सले की तरफ घोड़ा दौड़ाया। बक्सले वहां से 4 मील दूर एक गांव था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जिप्सी अक्सर डेरा डालते हैं, क्योंकि वहां पास में ही एक बड़ा सार्वजनिक मैदान था। वहां उन्होंने गांव के सिपाही से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने सारे मैदान का भी चक्कर लगाया, लेकिन निराश रहे। फिर उन्होंने घर की तरफ अपने घोड़े मोड़ लिए। वे 11 बजे के करीब थके हारे और हताश से घर पहुंचे। वॉशिंगटन और दोनों जुड़वा भाई गेट पर ही लालटेनें लेकर उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत अंधेरा था। वर्जीनिया का जरा भी सुराग नहीं मिला था। जिप्सी उनको बक्सले के मैदान में मिल गए थे,
लेकिन वर्जीनिया उनके साथ नहीं थी। जल्दबाजी में वहां से निकलने का कारण उन्होंने बताया कि वे चार्टन मेले की तारीख में गलती कर गए थे। जब उनको भूल का पता चला तो एकदम भागे ताकि देर न हो जाए। वे भी वर्जीनिया के गायब होने की बात सुनकर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वे श्री ओटिस के अपने बाग में उनको टिकने की अनुमति देने के कारण बहुत कृतज्ञ थे। इसलिए उनमें से 4 बालिका को खोजने में मदद के लिए पीछे रुक गए। बालिका की खोज में सारा इलाका और घर का कोना कोना छान मारा गया था। अब स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने उसे खो दिया है। घोर निराशा की स्थिति में श्री ओटिस और लड़के घर की तरफ चले। पीछे साइस घोड़ा और खच्चर लेकर चल रहा था। हॉल व कमरे में उन्होंने परेशान हाल में नौकरों का जमघट देखा। लाइब्रेरी में श्रीमती ओटिस एक सोफे पर औंधी पड़ी थीं। आतंक और चिंता के मारे उनके होशहवास गुम थे। वृद्ध गृह प्रबंधक ने उनका सिर यूडिक्लोन से धो दिया था। श्री ओटिस ने सबसे कुछ खाने का आग्रह किया और सबके लिए भोजन का प्रबंध करने का आदेश दिया। यह बहुत उदासी भरा भोज था। हर कोई गुमसुम था। दोनों जुड़वा भाई भी एकदम चुप थे, क्योंकि वे अपनी बहन को बहुत चाहते थे। श्री ओटिस ने छोटे ड्यूक की मिन्नतों के बावजूद आदेश दिया कि सब लोग सोने जाए, क्योंकि आज रात और कुछ नहीं किया जा सकता। वह कल सुबह ही लंदन के पुलिस मुख्यालय को तार देकर कुछ जासूसों को फौरन भेजने का अनुरोध करेंगे। जब वे भोजन कक्ष से निकल रहे थे, तभी घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया। जब घड़ी का आखिरी घंटा बजा तभी उन्होंने एक धमाके की आवाज और उसके साथ ही एक तीखी चीख सुनी। घर के ऊपर भयानक बिजली कड़की। फिजा में एक अलौकिक संगीत बजने लगा। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से से एक लकड़ी का तख्ता तेज आवाज के साथ पीछे हटा। बहुत पीली और सफेद पड़ चुकी वर्जीनिया अपने हाथ में एक संदूकची लिए वहां खड़ी थी। सबके सब तुरंत उसकी तरफ दौड़े। श्रीमती ओटिस ने भाव विह्वल होकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ड्यूक ने पागलों की तरह उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। जुड़वा भाई उन सबके चारों तरफ उन्मत्तों की तरह नाचने लगे। मेरी बच्ची, श्री ओटिस जरा गुस्से में बोले, तू कहाँ थी? उन्होंने सोचा कि शायद वह उनके साथ कोई मूर्खतापूर्ण शरारत कर रही थी। सिसिल और मैं घोड़ों पर तुम्हें सारे देहात में खोजते फिर रहे थे। तुम्हारी माँ तो दहशत के मारे मर ही गई थी। तुम फिर कभी इस तरह का मजाक न करना। सिवाय उस भूत के साथ मजाक करने के, कहते हुए दोनों जुड़वा भाई कुलाचे भरते हुए नजदीक आ गए। मेरी प्यारी बच्ची, शुक्र है तू मिल गई। अब कभी मेरी आंखों से ओझल न होना, श्रीमती ओटिस बोली। उन्होंने कांपती हुई बच्ची को चूमा और उसके सुनहरे बाल सहलाए। पापा, मैं भूत के साथ थी, वर्जीनिया आहिस्ता से बोली, वह मर गया है। आप आकर उसे देखें। वह बहुत दुष्ट था, लेकिन उसने जो कुछ किया उसके लिए उसे अब अफसोस था। मरने से पहले उसने मुझे सुंदर जवाहरातों की यह संदूकची दी। सारा परिवार खामोश हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वह पूरी तरह गंभीर थी। वह मुड़ी और सबको तख्तबंदी के उस खुले रास्ते से एक तंग गलियारे में ले गई। उसके साथ वॉशिंगटन एक जलती मोमबत्ती लेकर चल रहा था, जो उसने टेबल से उठा ली थी। अंत में वे ओक की लकड़ी के एक बड़े दरवाजे पर पहुंचे, जिस पर पुरानी जंग खाई कीलें मढ़ी हुई थीं। वर्जीनिया के उसे छूते ही दरवाजा अपने भारी कब्जों पर खुल गया। अब वे एक छोटे नीची छत वाले कमरे में थे। उसकी छत मेहराबी थी और उसमें एक छोटी जालीदार खिड़की थी। दीवार में एक बहुत बड़ा लोहे का छल्ला जड़ा हुआ था। उसके साथ जंजीर से एक डरावना कंकाल बंधा था। वह कंकाल पत्थर के फर्श पर अपनी पूरी लंबाई में पसरा हुआ था।
ऐसा लगता था कि वह अपनी लंबी कंकाली उंगलियों से एक पुरानी कुदाल और जग को पकड़ने की कोशिश में हो, जो उसकी पहुंच से दूर पड़े थे। जग पानी से भरा था और उसके अंदर हरी काई जमी हुई थी। कुदाल पर धूल जमी थी। वर्जीनिया उस कंकाल के पास झुक गई और अपने नन्हे हाथ जोड़कर चुपचाप प्रार्थना करने लगी। सब लोग हैरानी से उस भयानक कांड को देख रहे थे, जिसका राज अब उन पर खुल चुका था। वह देखो जुड़वा भाइयों में से एक, जो यह जानने की कोशिश कर रहा था कि वे घर के किस हिस्से में हैं, अचानक बोला, वह देखो, पुराना ठूंठ बादाम का पेड़ फूल उठा है। मुझे चांदनी में उसके फूल साफ नजर आ रहे हैं। प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया है, वर्जीनिया गंभीरता से बोली। वह उठ खड़ी हुई। अब उसके चेहरे पर एक रोशनी की चमक थी। आह, तुम तो फरिश्ता हो, छोटा ड्यूक बोला और उसके गले में बाहें डालकर उसे चूम लिया। इन विचित्र घटनाओं के 4 दिन बाद कैंटरविले निवास से रात लगभग 11 बजे एक शवयात्रा निकली। मुर्दा गाड़ी को 4 काले घोड़े खींच रहे थे। शीशे का ताबूत बढ़िया बैंगनी रंग के कपड़े से ढका हुआ था, जिसके ऊपर सुनहरी कढ़ाई में कैंटरविले का पारिवारिक चिन्ह बना था। मुर्दा गाड़ी और घोड़ा गाड़ियों के साथ साथ सेवक मशाले लिए चल रहे थे। सारी शवयात्रा बहुत प्रभावशाली थी। लॉर्ड कैंटरविले मुख्य मातमी थे। वह वेल्स से अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए विशेष रूप से पधारे थे और नन्ही वर्जीनिया के साथ पहली घोड़ा गाड़ी में बैठे थे। उनके बाद अमेरिकी राजदूत और उनकी पत्नी थीं। उनके बाद वॉशिंगटन और तीनों लड़के थे। आखिरी गाड़ी में श्रीमती ओमने थीं। यह माना गया कि चूंकि भूत ने उनको 50 साल से अधिक समय तक आतंकित किया था, उनको उसका अंतिम संस्कार देखने का अधिकार था। कब्रिस्तान के कोने में पुराने सदाबहार के नीचे एक गहरी कब्र खोदी गई थी। आदरणीय ऑगस्टस डैम्पलर ने प्रार्थना पढ़ी। प्रार्थना संपन्न हो जाने के बाद सेवकों ने कैंटरविले परिवार के पुराने रिवाज के मुताबिक मशालें बुझा दी। फिर जब ताबूत कब्र में उतारा जा रहा था, वर्जीनिया ने आगे आकर ताबूत पर सफेद और गुलाबी रंग के बादाम के फूलों का बना एक क्रॉस रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, चंद्रमा बादलों की ओट से निकल आया और सारा कब्रिस्तान उसकी रुपहली चांदनी से भर गया। दूर से एक बुलबुल के गाने की आवाज आने लगी। वह भूत के मृत्यु के बाग के वर्णन के बारे में सोचने लगी और उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई। घर वापस लौटते समय उसके मुंह से मुश्किल से ही कोई शब्द निकला। अगली सुबह लॉर्ड कैंटरविले के शहर वापस जाने से पहले श्री ओटिस की उनसे उन जवाहरात के बारे में बातचीत हुई जो भूत ने वर्जीनिया को दिए थे। वे बहुत ही मूल्यवान थे, खास तौर पर एक माणिक का हार जो वेनिस की परंपरागत जड़ाई में बनाया गया था। वह 16वीं शताब्दी की कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था। वे इतने अधिक मूल्यवान थे कि श्री ओटिस ने यह उचित नहीं समझा कि उनकी बेटी को उन्हें स्वीकार करने की अनुमति दें। आदरणीय लॉर्ड, वे बोले, मैं जानता हूं कि अक्राम्यता इस देश में एक मामूली छल्ले से लेकर जमीन जायदाद तक लागू होती है। यह बात भी मुझे नितांत स्पष्ट है कि ये जवाहरात आपके परिवार की विरासत हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें अपने साथ लंदन ले जाएं। विचित्र परिस्थितियों में आपको प्राप्त हुई समझकर आप इस दौलत को अपनी बाकी संपत्ति का हिस्सा बना लें। जहां तक मेरी बेटी का सवाल है, वह तो एक बच्ची ही है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उसकी दिलचस्पी इस प्रकार की विलासिता की वस्तुओं के प्रति नगण्य ही है। मुझे श्रीमती ओटिस ने यह भी बताया है कि अगर इन जवाहरातों को बेचा जाए तो इनकी बहुत अधिक कीमत मिल सकती है। छोटी उम्र में उन्होंने बोस्टन में अनेक वर्ष गुजारे थे और उन्हें कलात्मक वस्तुओं का अच्छा ज्ञान है। इन परिस्थितियों में
लॉर्ड कैंटरविले, आप मानेंगे कि मेरे लिए अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इनको रखने की अनुमति देना कितना असंभव है। इस तरह के भड़कीले खिलौने ब्रिटिश सामंती परिवारों के लिए कितनी ही शोभा की वस्तु क्यों न हो, रिपब्लिकन सादगी में पले-बढ़े किसी भी व्यक्ति के लिए वे अनुपयुक्त ही होंगे। मुझे संभवतः इस बात का जिक्र भी करना चाहिए कि वर्जीनिया चाहती है कि आप उसे उस संदूकची को आपके अभागे और भटके हुए पूर्वज की एक यादगार के रूप में रखने की अनुमति दें। चूंकि वह बहुत पुरानी और मरम्मत के काबिल भी नहीं है, मेरे ख्याल में आप उसके अनुरोध को स्वीकार करने के बारे में विचार करेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस बात से हैरान हूं कि मेरी बेटी मध्यकालीनता के किसी भी रूप में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है। शायद इसकी वजह यह है कि वर्जीनिया का जन्म श्रीमती ओटिस के एथेंस से लौटने के कुछ ही समय बाद आपके लंदन के एक उपनगर में हुआ था। लॉर्ड कैंटरविले माननीय राजदूत के इस भाषण को पूरी गंभीरता से सुन रहे थे। अपनी मुस्कान को छिपाने के लिए वे बीच बीच में अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेर रहे थे। जब श्री ओटिस अपनी बात खत्म कर चुके तो उन्होंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, श्रीमान, आपकी प्यारी नन्ही बेटी ने मेरे अभागे पूर्वज सर साइमन को अमूल्य सेवा प्रदान की है। उसके विलक्षण साहस और हौसले के लिए मैं और मेरा परिवार उसके अत्यंत कृतज्ञ हैं। ये जवाहरात उसके हैं। मान लो मैं उनको स्वीकार कर लेता हूँ, तब तो वह पुराना दुष्ट अपनी कब्र से 2 सप्ताह से भी कम समय में निकल आएगा और मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। जहां तक विरासत का सवाल है, जिस चीज का जिक्र किसी वसीयत या दस्तावेज में न हो, वह विरासत का हिस्सा नहीं होती। इन जवाहरातों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा इन पर आपके खानसामा से ज्यादा अधिकार नहीं है। जब वर्जीनिया बड़ी होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह ऐसी सुंदर चीजें पहनकर खुश होगी। श्री ओटिस, आप यह भी भूल रहे हैं कि आपने फर्नीचर के साथ भूत को भी मोल खरीदा था। इसलिए भूत का जो कुछ था, वह उसी समय आपकी संपत्ति हो गया था। उस गलियारे में सर साइमन ने कुछ भी किया हो, कानून की नजरों में वे मर चुके थे और आपने उनकी जायदाद खरीदी थी। श्री ओटिस लॉर्ड कैंटरविले के इस तरह इनकार करने से बहुत निराश हुए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपने फैसले पर फिर से गौर करें, लेकिन अच्छे स्वभाव के सामंत अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने राजदूत से कहा कि वे अपनी बेटी को भूत द्वारा दी गई भेंट रखने की अनुमति दें। सन 1890 के वसंत में जब चेशायर की किशोरी डचेज को उसके विवाह के अवसर पर महारानी के सम्मुख पेश किया गया तो सबने उसके आभूषणों की बहुत प्रशंसा की। वर्जीनिया को अच्छी अमेरिकन लड़कियों को अलंकृत किया जाने वाला मुकुट मिला था और जैसे ही वह बड़ा हुआ, वर्जीनिया का विवाह अपने बालक प्रेमी के साथ कर दिया गया था। वे दोनों ही इतने प्यारे थे और एक दूसरे से इतना अधिक प्रेम करते थे कि हर कोई इस जोड़ी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था। अगर कोई खुश नहीं हुआ तो वह थी डम्बलेटन के मार्क्विस की विधवा। वजह यह थी कि उसने अपनी 7 कुंवारी बेटियों में से एक के लिए ड्यूक को पटाने की कोशिश की थी। इस उद्देश्य के लिए उसने 3 बहुत महंगे रात्रिभोज भी आयोजित किए थे। एक जरा अजीब बात यह भी हुई कि नाखुश होने वालों में श्री ओटिस भी थे। वे खुद ड्यूक को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वे किसी किस्म की उपाधि के खिलाफ थे। इसके अलावा उनको आशंका थी कि सामंती विलासिता और चमकदमक में उनकी बेटी रिपब्लिकन सादगी को भुला न बैठे। उनकी आपत्ति को अस्वीकार किया गया और जब वह बेटी को अपनी बाह का सहारा देकर सेंट जॉर्ज के हनोवर स्क्वायर की वेदी की तरफ ले जा रहे थे तो शायद अपने आप को इंग्लैंड का सबसे गर्वीला पिता मान रहे थे। ड्यूक और डचेज अपने हनीमून के बाद कैंटरविले निवास आए। आने के अगले दिन वे दोपहर बाद देवदार के पेड़ों वाले कब्रिस्तान तक टहलते हुए गए।
पहले तो उनको सर साइमन की कब्र के पत्थर पर कुछ लिखवाने के बारे में बहुत सोचना पड़ा। फिर यह तय पाया गया कि किसी अन्य उल्लेख के बिना उनका नाम खुदवाया जाए। इसके साथ ही लाइब्रेरी की खिड़की पर कविता की जो पंक्तियां लिखी हुई थीं, वे भी खुदवाई जाएं। डचेज अपने साथ कुछ सुंदर गुलाब के फूल लाई थी। उसने वे कब्र पर रखे। कुछ देर वहां रुकने के बाद वे गिरजाघर के खंडहर हो चुके पूर्वी भाग की ओर गए। वहां डचेज एक गिरे हुए खंभे पर बैठ गई। उसका पति उसके पैरों के पास लेट गया और उसने एक सिगरेट सुलगा ली। वह अपनी पत्नी की सुंदर आंखों में देख रहा था। अचानक उसने सिगरेट फेंक दी और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, वर्जीनिया, एक पत्नी को अपने पति से कुछ भी राज नहीं रखना चाहिए। प्यारे सिसिल, मेरे पास तुमसे छिपाया कोई राज नहीं है। हाँ है, वह मुस्कुराकर बोला, तुमने कभी नहीं बताया कि जब तुम उस भूत के साथ बंद थी तो तुम पर क्या गुजरी थी। सिसिल, यह मैंने कभी किसी को नहीं बताया, वह गंभीरता से बोली। यह मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे बता सकती हो। सिसिल, कृपया यह न पूछो। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बेचारा सर साइमन, मैं उनकी बहुत कृतज्ञ हूँ। हाँ सिसिल, हंसो मत। सच में मैं कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि जीवन क्या है, मृत्यु का महत्व क्या है, और प्रेम इन दोनों से अधिक शक्तिशाली क्यों है। ड्यूक ने उठकर प्रेम से अपनी पत्नी का चुंबन लिया। जब तक तुम्हारा दिल मेरे पास है, तुम अपना राज अपने पास रख सकती हो, वह बोला। वह तो सदा तुम्हारे पास ही था, सिसिल। पर तुम किसी दिन अपने बच्चों को तो बताओगी, है कि नहीं? वर्जीनिया लजा गई।